नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु ग्रिड के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में जितने भी घर के नक्शों का ग्रिड होता है वह चक्र यानी कि गोल प्रकार की एक आकृति के अनुसार आपके घर का ग्रिड बनाया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ही आपके घर की एंट्री देखी जाती है और आपको यह बताया जाता है कि यह कौन है और यह कौन नहीं है। तो मैं आज ही आपको बताने जाऊंगा एक बहुत ही चौंकाने वाली बात जो आज तक वास्तु के इतिहास में, मतलब भारत के इतिहास में, वास्तु के इतिहास में तो मैं क्षमा चाहूँगा कि नहीं, भारत के इतिहास में यह बात अभी तक आपसे छुपाई गई है। यह बात मैंने बहुत ही डिस्कस करने के बाद अक्सर लोग आके मुझसे पूछते हैं कि जब वे मेरे ऑफिस में आते हैं कि तो आचार्य जी आपने इतने सुंदर जो एनर्जीज हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो कैसे बना रखी हैं कि आपके घर, आपका जो ऑफिस है या आपका जो घर है वहाँ पर आते ही हम कितने भी थके हों तो हमें लगता है कि हमारी थकान बिल्कुल शून्य हो गई है, थकान बिल्कुल कम हो गई है और यहाँ पे 6 घंटे या 5 घंटे बैठकर भी हमें यह महसूस नहीं होता कि ये समय कब बीत गया। तो आपने किस प्रकार से आपके ऑफिस की एनर्जी को एनर्जाइज किया हुआ है। और मैं जब भी किसी के घर का भी वास्तु करने जाता हूँ या वास्तु की कंसल्टेंसी लेता हूँ तो मैं इस प्रकार से लेता हूँ। तो अब मैंने निर्णय लिया कि मैं आपको भी इस तथ्य के बारे में बताऊँ कि वास्तु का एक्चुअली ग्रिड कैसे होता है और आपको अभी तक भारत में किस प्रकार से सिखाया गया है। मैं बताऊंगा कि मैं सबसे पहले तो उन वास्तुविद का आभार प्रकट करना चाहूँगा, उनके चरणों में नमन करना चाहूँगा कि जिन्होंने कम से कम वास्तु के बारे में एक ज्ञान का दीपक आप लोगों के मध्य में जगाया। लेकिन हर 20 सालों के बाद है, हर 25 सालों के बाद इसमें क्रांति, इसमें नया विषय आता रहता है और आना चाहिए भी। और तो मैंने इसमें बहुत सारा डीप रिसर्च किया क्योंकि वास्तु का मेरे जीवन पर, मेरे खुद के जीवन पर मैंने बहुत सारा प्रभाव पड़ते हुए देखा। तो जब मैंने इसको देखा कि जो चक्र के या शक्ति चक्र जो आपको बोला जाता है कि उसके अनुसार जब मैंने अपने घर को ग्रिड किया या अपनी चीज़ों को ग्रिड किया तो मुझे उतने अच्छे परिणाम नहीं मिले जो परिणाम वास्तु विश्वकर्मा की पुस्तक में लिखे गए हैं या आपकी जन्म तिथि में लिखे गए हैं। तो मैंने इसमें रिसर्च करना शुरू किया, मैंने इसको पढ़ना शुरू किया और जब मैंने इसकी रिसर्च को पढ़ा या रिसर्च को देखा तो बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ें मेरे सामने आना शुरू हुई और फिर मैंने उन चीज़ों को सबसे पहले अपने ऊपर लागू करना शुरू किया। तो जैसे ही मैं उन चीज़ों को अपने ऊपर लागू करना शुरू किया तो मेरे को तुरंत प्रभाव से उसके रिजल्ट्स, उसके परिणाम देखने को मिले और मैं आप देखते देखते जो मेरी जीवन की समस्याएं थी वो ऐसे दूर होने लगी जैसे कोई चमत्कार मेरे साथ में होने लगा हो। तो मैंने फिर मैंने लोगों को बताना शुरू किया, लोग मुझसे आकर पूछना शुरू कर दिया। तो ये बात तो अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर या वास्तु एक्सपर्ट कैसे बने। तो मैं अपनी वीडियो में यही बताता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर या वास्तु एक्सपर्ट बना नहीं हूँ, बनाया गया हूँ। मेरी कभी भी इस प्रकार से रुचि नहीं थी कि मैं इसको इसलिए पढ़ रहा था कि मैं इसके बारे में सिखाऊं या लोगों की कंसल्टेंसी लूं। मैं तो इसलिए इसको पढ़ना शुरू किया या इसलिए इसको समझना शुरू किया क्योंकि मैं खुद एक बहुत भारी संकट में था। तो मैं आज आपको कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि वास्तु का एक्चुअल में ग्रिड कैसे किया जाता है और जो आप आज तक ग्रिड कर रहे थे वह गलत था कि सही था, इसका चयन आप खुद करें। आप मेरी बातों पे बिल्कुल विश्वास ना करें। जो तथ्य है या जो बातें मैं आपको आज लॉजिक में आपको बताऊंगा, इसको गहन मन से, किसी भी बात की आलोचना को ना देखते हुए आप इसको गहन अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए और आप खुद निश्चय कीजिए। आप खुद इस बातों को देखिए कि यह सही, मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। और जो भारत में बहुत सारे वास्तुकार ये कहते हैं कि हमने इस पर बहुत सारी रिसर्चेस की हैं, यदि उन्होंने रिसर्च की हैं तो कृपया उनके तथ्य मैं आपके सामने लेकर आएँ। और मैंने जो रिसर्च की हैं उनके तथ्यों के साथ में मैं आपके साथ अभी आपके सामने मौजूद हूँ। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज के वास्तु ग्रिड के बारे में। तो दोस्तों, जैसे वास्तु में अक्सर इस बात का जिक्र होता है कि वास्तु 5 तत्वों से मिलकर बना है। अभी ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और आकाश तत्व। अब ये पूरी की पूरा ब्रह्मांड इन 5 तत्वों से मिलकर बना गया है। और आपको, जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि इन 5 तत्वों की, इन 5 जो तत्व हैं, प्रत्येक तत्व की एक शेप विश्वकर्मा जी के द्वारा या हमारे शिव पुराण में बताई गई है। इनका एक मेटल भी बताया गया है, इनका एक कलर भी बताया गया है, इनकी एक दिशा भी बताई गई है, इनका एक जोन भी बताया गया है और हर देवी देवताओं का स्थान भी इन तत्वों के अनुसार निर्धारित किया गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं, हमारे इस पीपीटी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आकाश तत्व के बारे में। आकाश तत्व जिसको पश्चिम और नॉर्थ वेस्ट दिशा से देखा जाता है। अब पश्चिम व नॉर्थ वेस्ट दिशा, यदि आप कोई भी ग्रिड या न्यूमरस को बनाते हैं उसमें इनको 7 नंबर और 6 नंबर दिए गए हैं। यदि आप देखेंगे कि जो आकाश तत्व है इसकी जो शेप है वह गोल है।
अब तो मान लीजिए कि यदि कोई भूखंड गोल है, यदि कोई भूखंड राउंड शेप का है, तो वहाँ पर जो ये राउंड शेप का ग्रिड, जिसे आजकल शक्ति चक्र कहा जाता है, वह लगता है। भारत में ऐसी कोई इमारत है क्या जिसकी शेप राउंड है? बिल्कुल है। आप देखेंगे सीपी, जो कि दिल्ली में स्थित है, कनॉट पैलेस, उसकी जो शेप है वह गोल है। इस प्रकार से और भी बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जिनकी शेप गोल या राउंड है। तो यदि आप अपने भूखंड का निर्माण राउंड शेप में करते हैं या गोल शेप में करते हैं, तो आपके ऊपर जो ग्रिड लगेगा वह राउंड शेप के बारे में लगेगा। और इसका जिक्र वास्तु रत्नावली के पेज नंबर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बारे में कहाँ जिक्र दिया गया। इसका पेज नंबर 201 की वास्तु रत्नावली में इसका जो ग्रिड है, इसके बारे में यहाँ पर पूरा लिखा गया है कि यदि आपके भूखंड का आकार राउंड शेप का है या फिर आकाश तत्व का है, तो आपको देवताओं की स्थिति आपकी इस प्रकार से होगी, जिसमें 45 देवी देवताओं में से जिसमें 32 देवी देवता जो बाहर की तरफ बैठे हुए हैं और अंदर के जो देवी देवता हैं उनकी स्थिति को इस चक्र में बताया गया है। तो मैं आपके जो आप मेरी स्क्रीन पर देखे जा रहे हैं कि इसमें आकाश तत्व के यानी कि यदि आपका प्लॉट राउंड है, यदि आपका प्लॉट गोल आकार का है, इस शेप का है, तभी ही आपको जो शक्ति चक्र है, जो गोल आकार का ग्रिड आपको आपके प्लॉट में, आपके भूखंड में लगाना है। यदि वह प्लाट गोल आकृति का नहीं है, राउंड आकृति का नहीं है, तो आपको राउंड शेप का ग्रिड आपके प्लॉट के ऊपर नहीं लगाना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट तत्व के बारे में। नेक्स्ट तत्व के बारे में बात की गई है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट, वाटर जिसको कोई भी शेप नहीं दी गई है। यह माना गया है कि वाटर एलिमेंट की कोई भी शेप नहीं होती, क्योंकि पानी कभी भी ठहरा नहीं है, पानी में ठहराव नहीं है। तो पानी के अंदर जब ठहराव नहीं है तो उसकी कोई भी प्लॉट की शेप नहीं हो सकती। तो इसको विश्वकर्मा की पुस्तक के अंदर कोई भी प्रकार की शेप नहीं दी गई है। अब मैं बात करूँगा एयर एलिमेंट के बारे में। एयर एलिमेंट की जो शेप दी गई है रेक्टेंगल, यानी कि आयताकार। यदि आपका प्लॉट जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक समान नहीं है, यदि लंबाई और चौड़ाई में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, तो उसकी शेप होगी रेक्टेंगल। तो उसको एयर एलिमेंट का यानी कि वायु तत्व का प्लॉट माना गया है। और जो न्यूमरोस्कोप है उसमें इनको 3 और 4 नंबर दिए गए हैं और उनको ईस्ट और साउथ ईस्ट दिशा भी इसको बताया गया है। अब रेक्टेंगल शेप का जो प्लॉट है उसमें भी 2 तरीके की ग्रिड के बारे में विश्वकर्मा प्रकाश के अंदर आपको बताया गया। इसके अंदर मैं बताता हूँ कि पेज नंबर आप 23, विश्वकर्मा प्रकाश के पेज नंबर 23 में इसे बताया गया कि यदि आपका भूखंड आयताकार शेप का है, तो आपके देवताओं की स्थिति किस प्रकार से होंगी, आपके जोन किस प्रकार से निकलेंगे। तो आप देखिएगा कि यदि आपका प्लॉट आयताकार शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, तो उसमें 2 प्रकार की शेप बन सकती है। एक जिसमें आपकी नॉर्थ दिशा कम हो और आपकी ईस्ट दिशा बड़ी हो, और दूसरा कि आपकी ईस्ट दिशा ज़्यादा हो और नॉर्थ दिशा कम हो, या फिर वाया वर्सा, इसको हम इसकी मिरर शेप ले लेते हैं कि यदि आपकी साउथ दिशा ज़्यादा हो और आपकी नॉर्थ दिशा कम हो, या आपकी पश्चिम दिशा ज़्यादा हो और आपकी नॉर्थ दिशा कम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप वास्तु विश्वकर्मा में इस बात का उल्लेख किया गया है, तो उसके 2 प्रकार से ग्रिड बनेंगे। तो ये जो ग्रिड मैंने आपको दिखाए गए हैं, आप ये देखिए कि इसको देवताओं को 81 पदों को यदि हम देखेंगे तो इसमें हर पद को रेक्टेंगल शेप में दिखाया गया है, यानी कि 81 पद। इनको यदि प्लॉट 30-45 का है या 30-60 का है या वह 30-90 का है, तो जैसे जैसे आपका प्लॉट की शेप होगी उसी प्रकार से जो पद हैं वह अब ट्रायंगुलर, जैसे कि आप अभी तक जो आप देख रहे होंगे, आपने ये देखा कि उन्होंने ये बताया गया कि यदि आपका प्लॉट रेक्टेंगल शेप का है तो इस प्रकार का ग्रिड ना बनकर आपके भूखंड में जो ग्रिड बनेगा वह इस प्रकार का बनेगा। और इसमें भी 2 शेप बताई गई। ये प्लॉट 30/60 का भी हो सकता है या फिर प्लॉट 60/30 का भी हो सकता है, यानी कि प्लॉट कई बार ऐसा भी होता है कि आगे से कम चौड़ा हो और पीछे से उसकी लंबाई ज़्यादा हो, और यहाँ कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्लाट का या भूखंड का आगे की चौड़ाई ज़्यादा होती है और उसकी लंबाई कम होती है। तो दोनों ही स्थितियों में यह ग्रिड इस प्रकार का एयर एलिमेंट का ग्रिड आपके लगे। अब इसमें आगे आपको बताऊंगा कि 16 जोन भी इसमें हमने स्थापित किए हैं, कौन से देवता को कितने पद दिए गए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। हमने 81 पदों का बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें वर्णन किया गया। अब मैं बात करता हूँ अग्नि तत्व के बारे में। अब आपके सामने यह एक आपको अग्नि तत्व का जो ग्रिड है वह भी आपको दिख रहा होगा। आप देखेंगे कि रत्नावली में आप देखिए कि इस प्रकार से जो फायर एलिमेंट है जिसकी शेप ट्रायंगल यानी कि त्रिभुजाकार की होती है, तो उसमें जो वास्तु में देवी देवताओं का स्थान
81 पदों का जो चयन है वो इस प्रकार से किया गया है। तो जिस प्रकार से मैंने अभी आपको मेरी पीपीटी में आप देख रहे हैं, तो आप इसकी मिरर इमेज भी बना सकते हैं, जिसमें अभी हमने जो आपको प्लाट देखा है कि इसमें आप देखेंगे कि हमने ईस्ट को बड़ा कर रखा है और साउथ को कहीं ना कहीं से कम कर रखा है। तो इसी प्रकार से अब इसकी मिरर शेप भी, इसकी मिरर शेप इसकी 4 तरीके से बन जाएंगी कि जो एरिया बड़ा होगा उसकी व्यवस्थाएँ नीचे आ जाएगी और जो एरिया कम होगा वह ट्रायंगल शेप में ऊपर से बन जाएगा। तो अब इसकी मिरर शेप को भी, मिरर इमेज को भी हम बना सकते हैं। तो यदि यह प्लाट, यदि यह भूखंड देखा जाए तो यह भूखंड की जो शेप होगी वह अग्नि तत्व की होगी। और जबकि वास्तु में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अग्नि तत्व के जो प्लाट होते हैं, वो भूखंड होते हैं, वह किसी भी प्रकार से आपके रहने लायक अच्छे नहीं माने गए हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वह आपका घर हो। तो आपको किसी भी भूखंड को लेते समय आपको इस बात से बचना चाहिए कि वह प्लाट किसी भी प्रकार से ट्रायंगुलर शेप में, यानी कि अग्नि तत्व का प्लाट नहीं हो। वहाँ पे पैसे की किल्लत या आग लगने की संभावनाएं बार बार बनी रह सकती है। तो मैंने आपको बताया कि आप देखेंगे कि किस प्रकार के बहुत ही सुंदर इसमें रचना की गई है। आप देखेंगे कि वास्तु रत्नावली में ये बताया गया है कि यदि आपका प्लाट ट्रायंगल शेप का है तो किस प्रकार से वास्तु 81 पदों को उन्होंने डिवाइड किया गया है और देवी देवताओं को उन्होंने किस प्रकार से स्थापित किया है। और जो 16 जोन अभी भारत में एक बहुत ही विपद अवस्था चल रही है, मैं उसके बारे में भी आपको इसमें आगे जिक्र करूंगा कि जो ये वास्तु है 2 धड़ों में बंटा हुआ है। एक धड़ा क्या कह रहा है और दूसरा धड़ क्या कह रहा है। तो मैं उन दोनों के बीच में एक नई बात विद लॉजिक से लेकर आया हूँ। यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं बात करूँगा 5वें तत्व के बारे में। 5वां तत्व जिसे कि अर्थ एलिमेंट कहा गया है, और अर्थ एलिमेंट की जो शेप है इन्होंने, जो वास्तु विश्वकर्मा जी ने बताई है, वह स्क्वायर शेप बताई है कि यदि अर्थ एलिमेंट का प्लॉट है, यानी कि प्लाट की चौड़ाई भी और लंबाई भी दोनों बराबर होंगी। जैसे 60 बाई 60 का प्लॉट, 30 बाई 30 का प्लॉट, 100 बाई फीट का 100 बाई फीट का प्लॉट। तो इसमें आप देखेंगे कि पेज नंबर वास्तु विश्वकर्मा में 24 में इसको किस प्रकार से 81 पदों में विभाजित किया गया है, यह बताया गया है कि इसमें इन्होंने यह बताया है कि यदि प्लॉट, यदि भूखंड या कोई भी भवन स्क्वायर है तो उसमें जो 81 पद होंगे वह भी स्क्वायर हो जाएंगे और उनका साइज प्लॉट के भूखंड के अनुसार बड़ा या छोटा हो जाएगा। तो उन्होंने इनको बताया गया कि यदि आपका भूखंड स्क्वायर है तो वह पृथ्वी तत्व का प्लाट होगा, यदि आपका भूखंड आयताकार है तो वह एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व का होगा, यदि आपका भूखंड राउंड है या सर्किल में है तो वह आकाश तत्व का होगा, और यदि वह ट्रायंगल है तो वह अग्नि तत्व का भूखंड होगा। उसमें देवी देवताओं की स्थिति, जोन की स्थिति किस प्रकार से होगी, यह पूरा का पूरा विश्वकर्मा प्रकाश में और वास्तु रत्नावली में इसका विशेष उल्लेख किया गया है। अब मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से जो 45 देवी देवताएं हैं उन्हें कितने कितने पद दिए गए हैं। तो इसको यदि आपको जानना है कि किस देवता को कितने कितने पद दिए गए हैं, तो आपको पेज नंबर, इसमें आपको जो वास्तु के अंदर पेज नंबर आपको जाना है 136 में। वास्तु विश्वकर्मा के पेज नंबर 136 में इसका एक जिक्र किया गया है कि कौन से देवता को कितने पद दिए गए हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ब्रह्मा जी को 9 पद दिए गए हैं, और जो आप अभी तक शक्ति चक्र या जिसको बोला गया है कि राउंड ग्रिड किया गया है, तो आप देखेंगे उसमें ब्रह्मा जी को तो नील कर दिया गया है। ये तो मैंने फिर भी ये भी मेरा खुद का बनाया हुआ एक चक्कर है जो ग्राउंड प्लेसमेंट दिखाया है कि आप देखेंगे उसमें जो ब्रह्म स्थान को तो बिल्कुल नील कर दिया गया, भूखंड को, ब्रह्म स्थान को तो खा गए हैं। जबकि सबसे ज़्यादा जो ब्रह्म स्थान जो पद हैं वह किसके पास हैं, ब्रह्मा जी के पास है, जिसे हम सेंटर के रूप में देखे जाते हैं। यदि आप इसको थोड़ा सा मैं आगे लेना चाहूँगा, आप इसे देख सकते हैं कि जैसे भी ये देखिए कि एक भूखंड है रेक्टेंगल का, पीछे आ जाते हैं वापस, आप देखिए कि स्क्वायर का, जिसमें मैंने ब्रह्मा को 9 पद दे रखे हैं, उसको सेंटर को सबसे बड़ा में दिखा रखा है। और आप इसको चक्रा में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये भूखंड ब्रह्मा को के 9 पदों को इन्होंने बिल्कुल ही खा लिया है और इन ब्रह्मा जी को वहाँ से गायब कर दिया है। जबकि वास्तु में सबसे ज़्यादा अहम रोल है वह ब्रह्मा का है, वह वास्तु ब्रह्म स्थान का है, जिसको 9 पद वास्तु में दिए गए हैं। और इन्होंने बताया गया कि शिखी व पर्जन्य को एक एक पद ही दिया गया है। अब आप इसको वास्तु चक्रा में देखते हैं। जैसे वास्तु चक्रा की बात करते हैं तो जो इन्होंने बाहर से 32 देवी देवताओं को बताया है और अंदर से जो बाकी देवताओं को बताया, तो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कहीं से भी कि कौन से देवता को कितने पद दिए गए हैं। आप खुद चेक कीजिए।
अभी मैं आपको 2 ग्रिड आपको दे रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको चेक कीजिएगा। मैंने इसको बताने की कोशिश की है। इसको पहले स्क्वायर में देखते हैं कि कौन से देवता को कौन सा पद दिया गया है। आप देखेंगे शिखी और दिति को एक एक पद दिया गया है। आप वास्तु विश्वकर्मा की बुक मंगवाएं, आप देखेंगे पेज नंबर 136 पर यह साफ साफ लिखा गया है कि शिखी और दिति देवता को एक एक पद दिया गया है। और उसके बाद करते हैं जयंत, सूर्य, सत्य, वृष को 2-2 पद दिए गए हैं। अंतरिक्ष तथा वायु को भी एक एक पद है। पूषा का भी एक पद है तथा वित्त के 2 पद हैं और इन सबको ईशान कोण पूर्व दिशा में रहते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने सभी को बताया कि किस प्रकार से किस देवता के कितने पद हैं और उनको किस दिशा में किस जोन में इनको स्थापित किया गया है। तो आप यदि ये प्लॉट स्क्वायर देखेंगे या प्लॉट आप रेक्टेंगल देखेंगे या फिर ट्राइंगल देखेंगे तो आपको सभी में ये देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे वास्तु में देवी देवताओं को स्थापित किया है। तो इसमें 45 देवी देवताओं की मैं बात करता हूँ तो 81 जो पद हैं उनको जिसमें सबसे ज़्यादा जो 9 पद हैं वो भगवान ब्रह्मा जी के पास में, और बहुत से देवी देवता ऐसे हैं जिनके पास 2-2 पद हैं, और ऐसे कुछ देवता ऐसे हैं जिनके पास एक एक ही पद है। तो इस प्रकार से 81 के 81 जो पद बनाए गए हैं इसके बारे में पूरी बात कीजिए। अब भारत में अब इसके वास्तु के भी 2 धड़े बने हुए हैं। वो एक बात करता है, एक जो धड़ा है वह सिर्फ 9 जोन के बारे में बात करता है और एक धड़ा है वह 16 जोन के बारे में बात करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ही बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का शंका नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 ग्रह होते हैं और इसी प्रकार से यदि आप जो देखेंगे कि मैंने आपको देखिए कि यदि वो प्लाट रेक्टेंगल है तो किस प्रकार से उसकी ग्रिड होगी, यदि वो प्लाट स्क्वायर है तो उसमें वह जोन किस प्रकार से बंटेंगे। यदि प्लाट स्क्वायर है तो वह 9 ग्रह हैं। अब ग्रहों को हम किस प्रकार से छोड़ सकते हैं, ग्रहों का महत्व आपकी जन्म कुंडली से है, जिसमें हम आपकी जन्म तिथि से यह बता सकते हैं कि ये ग्रह आपके इस हाउस में बैठा हुआ है तो और वहाँ पे शुक्र ग्रह स्थित है तो आपका वहाँ पे बेडरूम हो सकता है, आपका वहाँ पे ड्रेसिंग रूम हो सकता है, आपके वहाँ पर किसी भी फीमेल की या कोई चित्र या कोई आकृति लगी हो सकती है। और मंगल ग्रह इस भाव में बैठा हुआ है तो हम देख कर ये बता सकते हैं कि आपके घर में किचन कहाँ हो सकती है। यहाँ पर ये आज नहीं तो कल आपकी किचन वहाँ पे आप स्थापित कर सकते हैं। किचन नहीं स्थापित करेंगे तो आप अपना घर का इन्वर्टर या घर का जनरेटर भी वहाँ पर लगा सकते हैं। और बुध ग्रह को देखकर हम बता सकते हैं कि आपके घर की सीढ़ियाँ कहाँ होंगी। तो इस प्रकार से आपका वास्तु में आपके ग्रहों को आप किस प्रकार से बोल सकते हैं। जबकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर वास्तु एक्सपर्ट को तो जब भी आपके घर का वास्तु करने आते हैं इस बात को देखते भी नहीं हैं कि आपका ग्रह नीच का बैठा है या उच्च का बैठा हुआ है। तो आपको वास्तु को भी साथ, वास्तु यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको एस्ट्रोलॉजी को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो ये 9 ग्रहों के बारे में आपको बताया गया है। तो अब मैं बात करता हूँ 16 जोन के बारे में। अब मैं बात वास्तु विश्वकर्मा में पेज नंबर 60 में आप देखेंगे कि यहाँ पर 16 जोन के बारे में इन्होंने बताया कि वास्तु में 16 जोन भी होते हैं, बिल्कुल 16 जोन होते हैं, जबकि भारत का एक धड़ा इन 16 जोन को नहीं मानता है। और एक धड़ा जो शक्ति ग्रिड की बात करता है वह 16 जोन के बारे में बात करता है। तो मैंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि 16 जोन होते हैं और 16 जोन इसी ग्रिड में होते हैं। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप चेक करेंगे कि वह प्लाट के अंदर आप देखेंगे यह नक्शा एक घर का मैंने ग्रिड किया हुआ है। तो आप इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से जोन होते हैं। देखिए आप इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में यदि आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट को 2 ही पद दिए गए हैं और एक पद नॉर्थ ईस्ट में NNE और ENE के बीच में है। बड़ा समझने की बात है। थोड़ा सा आपको शुरू में हो सकता है कि आपको देखने में, सुनने में या कहने में अटपटा लगे, लेकिन यह एक सच्चाई है। आप वास्तु विश्वकर्मा की पुस्तक को पढ़िए और मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा आप इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में देवी देवताओं को 2 पद लास्ट में दिए गए हैं और एक पद आपको WNW और नॉर्थ वेस्ट के बीच में दिया गया है। यानी कि जो आप अभी तक चक्रा में देख रहे थे वहाँ पर 16 के 16 जोन में को एक प्रकार से बांटा गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि साउथ वेस्ट को भी 2 पद दिए गए हैं, नॉर्थ वेस्ट को भी 2 पद दिए गए हैं, जबकि सभी को, जबकि एक्चुअल में हकीकत में ऐसा नहीं है। आप वास्तु विश्वकर्मा की पुस्तक में पेज नंबर 23 में आप इस बात को चेक कर सकते हैं कि किस देवी देवता को कितने पद दिए गए हैं और उसी प्रकार से इनको जोन में भी बांटा गया है। आप देखेंगे कि जो शिखी
और द्वितीय देवता हैं जिन्होंने मिलाकर नॉर्थ ईस्ट में बनाया गया, उनके पास 2 ही पद हैं। और यदि मैं ईस्ट की बात करता हूँ तो वहाँ पे महेंद्र, सूर्य और आर्यमा, यह 3 देवता आते हैं। तीनों देवता मिलकर आपके घर का ईस्ट जोन बनाते हैं। तो कौन कौन से देवता हो जिनके पास महेंद्र देवता के पास 2 पद हैं, सूर्य जिनके पास भी 2 पद हैं और आर्यमा जिनके पास 3 पद हैं। तो ये कुल ईस्ट के पास अब कितने पद हो गए हैं? ईस्ट जोन के पास यानी कि ईस्ट डायरेक्शन के पास अब 3 और 2 5 और 2 7 पद हो गए हैं। और जबकि नॉर्थ ईस्ट में केवल और केवल 3 पद हैं और ब्रह्म जो जोन है उसमें 9 पद दिए गए हैं। तो आपके जब घर का वास्तु हो रहा है या आप इसको वास्तु कर रहे हैं, अभी तक आपको ये बताया गया है कि आप घर के प्लॉट में जब ये चक्रा लगाते हैं तो इसके अभी मुझसे बहुत सारे लोग इससे किसी बात भी करते हैं तो सर हमें रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? कुछ लोगों को इसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं और कुछ लोगों को इसके अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो वह कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपका प्लॉट स्क्वायर में है, यदि आपके प्लॉट का साइज 30x45 का है या 1.5 गुना है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत हद तक मैंने देखा है कि चक्रा काम कर जाता है। क्योंकि वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वहीं लगभग वहीं आता है जहाँ पर हम उसको रेक्टेंगल या स्क्वायर में भी ग्रिड करते हैं। क्योंकि 30x45 का है तो लेकिन जैसे ही प्लॉट का साइज बढ़ता है, जैसे ही वह 30x60 का प्लॉट हो जाता है, आप देखेंगे जैसे ही प्लॉट 30x60 का हो जाता है तो आप ग्रिड में देखेंगे कि वह ग्रिड में नॉर्थ ईस्ट जो कोने में आता है वह कोने से हटकर थोड़ा सा बीच में आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि वास्तु विश्वकर्मा की पुस्तक में यह साफ लिखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट कोना ही रहेगा, साउथ वेस्ट कोना ही रहेगा, उसकी स्थिति चेंज नहीं होगी, चाहे प्लॉट 30x90 का हो, चाहे प्लॉट 30x60 का हो, चाहे प्लॉट 30x30 का हो। तो जब भी आप वास्तु के अनुसार उसका ग्रिड के अनुसार, राउंड के अनुसार उसको ग्रिड करते हैं तो इस प्रकार की समस्या का आपको सामना करना पड़ता है और आपको उस प्रकार के अच्छे रिजल्ट्स आपके वास्तु में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो यदि जितना प्लाट लंबा होता जाएगा, मतलब 30x90 का हो जाएगा या 30x60 का हो जाएगा या 30x45 का हो जाएगा, तो उसमें शक्ति चक्र कहीं ना कहीं उतना अच्छा से काम नहीं कर पाता है जो एक्चुअल में वास्तु में करना चाहिए। अब इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो कि सबसे इंटरेस्टिंग बात है। आप देखेंगे कि वास्तु विश्वकर्मा के पेज नंबर 24 में यह लिखा गया है कि प्लॉट जो कि अंदर आप भूखंड बनाएं, इसको आप 0 डिग्री नॉर्थ में बनाएं। यदि आप किसी भी प्रकार से अब थोड़ा सा आपका प्लॉट घूम गया है, नॉर्थ घूम गया है, तो वहाँ पर देवी देवताओं का जो आपका भूखंड है, जो ग्रिड है, वह भी घूम जाएगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि ग्रह भूखंड में 45 देवों में किसी भी एक देवता की अनुपस्थिति वास्तुकार ने ग्रह स्वामी के लिए अमंगलकारी मानी गई है। कौन? कै ख गह गह अशुद्ध भूखंड है। देखिए, जैसे भी आप देखेंगे कि भूखंड जैसे ही प्लॉट घूम गया है, वह प्लाट अब शुद्ध होने की बजाय वास्तु के हिसाब से अशुद्ध माना गया है। अब देखिए, जैसे आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसमें जो नॉर्थ है वह थोड़ा सा घुमा हुआ है, ज़्यादा नहीं घुमा हुआ, थोड़ा सा घुमा हुआ है। तो जैसे ये घूम जाएगा तो इसमें नॉर्थ ईस्ट भी कट गया, नॉर्थ वेस्ट भी कट गया, साउथ ईस्ट भी कट गया और साउथ वेस्ट भी कट गया। जबकि आप इसको चक्रा के हिसाब से देखेंगे तो यह कोई भी कटिंग आपको नहीं दिखाता है। तो जब आप इसका बार चार्ट बनाते हैं, जब इसके बार चार्ट की बात करते हैं, तो ये बार चार्ट के अंदर ये दिखाने की कोशिश करते हैं, आप देखेंगे कि ईस्ट इतना है और साउथ ईस्ट SSC इतना है और साउथ ईस्ट। यह बार चार्ट निकालने का सही तरीका नहीं है। बार चार्ट निकालने का सही तरीका का आप इसको देखेंगे, मैं अगली वीडियो में बार चार्ट निकालने का क्या तरीका सही है इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। इसमें आप देखेंगे कि आप नॉर्थ वेस्ट जो कि 2 पद और 3 पद है, 1 पद तो पूरा है लेकिन 2 पदों में से मोटा देखेंगे 1.5 पद आपका कट हो गया, कि 3 पद होने चाहिए थे नॉर्थ वेस्ट के, उसमें से 1.5 ही आप मतलब कि 1.5 ही आपके पास है और 1.5 नॉर्थ वेस्ट आपके पास में नहीं है। तो यहाँ के जो देवी देवता हैं, रोग देवता और वो देवता भी वहाँ से अनुपस्थित हो गए हैं। आप देखेंगे साउथ ईस्ट भी यहाँ से बाहर हो गए हैं और साउथ वेस्ट के देवी देवता भी यहाँ से बाहर हो गए हैं और नॉर्थ ईस्ट भी यहाँ पे कट गया है। और इसी प्रकार से पैरेलली आप देखेंगे तो आपको शक्ति ग्रिड से आपको इस बात को बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि देवता कट गए हैं। और बहुत सारा वास्तु के उपाय करने के बावजूद भी आपकी समस्याएं जस की तस रहती हैं। अब वास्तु विश्वकर्मा में इस बात का उल्लेख किया गया है, हर देवता की सामग्री बताई गई है, हर देवता के चिन्ह बताए गए हैं, हर देवता के बारे में बताया गया कि अनुपस्थित देवी देवताओं को किस प्रकार से आप अपने भवन में उपस्थित कर सकते हैं और कौन से जोन को आप उस जोन की जो जोन आपका कम है या जो जोन आपका बड़ा हुआ है, आप उसको किस प्रकार से उसकी जो
रेशियो है उसको बराबर कर सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया कि 5 तत्व होते हैं, जो इसका पिछला तत्व है, जो पीछे वाला तत्व है, इसे पेरेंट तत्व माना गया और आगे वाला तत्व है वहाँ उसको हम चाइल्ड तत्व माना गया। यदि कोई जोन बड़ा हुआ है तो वहाँ पे चाइल्ड एलिमेंट को स्थापित किया जाता है और कोई जोन कटा हुआ है तो वहाँ पे पेरेंट जोन को स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है। और यदि प्लॉट मैंने बहुत सारे मैं घरों में वास्तु करने गया तो मुझे लोग बता रहे हैं कि उनका प्लॉट का साइज़ 30 बाई 120 का है और वहाँ पे भी उनको चक्रा लगा दिया गया है। तो मैं बताऊँगा कि यदि प्लॉट का साइज़ किसी भी प्रकार से 3 गुना से ज़्यादा हो जाता है, जैसे 30 बाई 90 से ज़्यादा या 30 बाई 100 का हो गया है, 30 बाई 120 का हो गया है, तो वहाँ पे आपको प्लॉट को 2 भूखंडों में, 2 इक्वल भूखंडों में इसको डिवाइड करना है और वहाँ के जो शक्ति चक्र, वहाँ के जो चक्र हैं, वहाँ का जो ग्रिड है, चक्रा सुनकर मेरे मुंह से भी बहुत बार चक्कर निकल रहा होगा, तो आपको इसको अपने आप से समझना होगा कि वो जो उसका ग्रिड है वो 2 ग्रिड बनेंगे और उसको वास्तु के हिसाब से उसको अलग अलग जोन में बांटा जाएगा। देखिए कि मैंने बताया कि किस प्रकार से जोन को बांटा गया है और मैंने इस प्रकार से ये आपको बताया कि जो आप अभी तक ग्रिड अपने घर का ग्रिड कर रहे हैं, कहीं आप यह ग्रिड गलत तो नहीं कर रहे हैं। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो भी मुझे बताइएगा और यदि आप मेरी बात से असहमत हैं तो भी मुझे बताइएगा। और यह वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।